नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन प्रकाश संश्लेषण को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की बेसिक जानकारी हमने देखी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, या मैं यूं कहूं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसके अंदर चार चीजें आवश्यक होती हैं। एक आपका लाइट यानी कि सनलाइट अपन कह सकते हैं, दूसरा क्लोरोफिल, एक H2O और एक CO2। यह चार चीजें चाहिए होती है और इन चार चीजों से लेकर के हमने एक रिएक्शन भी बनाई। ठीक है। फिर मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया उनके बारे में, जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले हैं, जेन इंजनहोज हैं, इन सब के बारे में, वॉन नील वगैरह में अपन ने कुछ वैज्ञानिक देखे। उसके बाद में मैंने क्लोरोफिल के बारे में आपको बताया, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पोरफायरिन क्या होता है, फाइटोल्टेल क्या होती है, और फिर 9 इसके जो क्लोरोफिल के प्रकार हैं उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने जो है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड क्या होता है वो जाना, और उसके बाद में हमने फाइनली क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। और उसके अंदर मैंने कहा कि हम इस क्रियाविधि को दो भागों में बांटेंगे। एक होती है लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। फिर इन दोनों के अंदर मैंने अंतर करके बताया कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो आपके लाइट पर डिपेंड करती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती। लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो हमने कहा इसके अंदर एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इन दोनों ही के बारे में हमने अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर समझा। ठीक है। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन हम लास्ट क्लास में बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं, आपको समझ में भी आया होगा। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया कहीं न कहीं उस लाइट रिएक्शन पे प्रकाशिक अभिक्रिया पर ही डिपेंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है उसमें दोनों चीजें कंप्लीट होगी तब प्रकाश संश्लेषण होगा। भाई प्रकाश संश्लेषण हम करवाते क्यों है मुझे बताइए। प्रकाश संश्लेषण हम क्यों करवाते हैं? ताकि पौधों में भोजन बने। हम मतलब पौधे क्यों करवाते हैं? ताकि पौधे के अंदर भोजन बने। भाई हमें पता ही यही है कि प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। और भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज किस में बनता है? प्रोडक्ट के तौर पे अप्रकाशिक अभिक्रिया में बनता है। ग्लूकोज किस में बनता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया में बनता है। तो सर जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर क्या बना? उसके अंदर मैंने आपको अंतर में भी बताया था कि प्रोडक्ट के तौर पे जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें एक तो एटीपी, एक NADPH और एक ऑक्सीजन, ये तीन चीजें तो इसमें मिलती है, और ग्लूकोज मिलता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब आप कहेंगे सर तो ग्लूकोज ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये प्रकाशिक अभिक्रिया पर जो है वो निर्भर कैसे करती है? तो इसके अंदर ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज बनेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसके लिए ग्लूकोज बनने के लिए पहले एनर्जी चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? जब लाइट रिएक्शन होगी, जब प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, तो उस समय एटीपी और NADPH मिलेंगे, और उसी एटीपी और NADPH का प्रयोग करते हुए हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के से इंटरलिंक्ड है। आपको समझ में आ गया कि पहले एटीपी और NADPH बनेंगे लाइट रिएक्शन के माध्यम से, और उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए फिर डार्क रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर है? अच्छा, अब अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया को शुरू करते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया में बेसिक जानकारी हमने कल की क्लास में ले ली कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती। पहला पॉइंट, अप्रकाशिक अभिक्रिया लाइट पर डिपेंड नहीं करती। ये चीजें मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे होती है? स्ट्रोमा, जो हरित लवक का तरल भाग होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है सर। अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में या तो C3 साइकिल होगा, या C4 साइकिल होगा, या फिर केम साइकिल होगा। मतलब जो ग्लूकोज बनेगा ना, वो ग्लूकोज या तो C3 साइकिल से बनेगा, या फिर कुछ पाथवों के अंदर C4 साइकिल से बनेगा, या कुछ पाथवों में केम साइकिल चलता है। समझ गए मेरी बात को? तो ग्लूकोज कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे पहले C3 साइकिल से ग्लूकोज बनाएंगे। हम पहले क्या करेंगे? C3 साइकिल से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है। तो
तो अब हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे अप्रकाशिक अभिक्रिया। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे C3 चक्र। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे C3 चक्र। C3 चक्र, सबसे पहले C3 चक्र। अब ये जो C3 चक्र है, इस C3 चक्र की खोज किसने की? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है केल्विन और बेंसन। खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? केल्विन व बेंसन ने C14 कार्बन का एक आइसोटोप है, C14 का प्रयोग करते हुए, C14 का प्रयोग करते हुए दो एल्गी हैं, एक क्लोरेला, क्लोरेला एक शैवाल है, क्लोरेला व स्कैंडेस्मस। दो एल्गी हैं, एक क्लोरेला और एक स्कैंडेस्मस। केल्विन व बेंसन ने C14 का प्रयोग करते हुए क्लोरेला व स्कैंडेस्मस शैवालों में खोजा, शैवालों में खोजा। तो ये इसकी खोज की हिस्ट्री है। तीन बातें इसकी खोज में ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? केल्विन और बेंसन है। सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम केल्विन और बेंसन, और खोजा किसमें से? एल्गी में से। कौन से एल्गी का प्रयोग किया? एक तो क्लोरेला और एक स्कैंडेस्मस। याद रख लोगे, क्लोरेला और स्कैंडेस्मस, इन शैवालों के अंदर इन्होंने C3 चक्र की खोज की। अब यहाँ पे ये चूंकि इसकी खोज केल्विन और बेंसन ने की, इसलिए इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है कि C3 चक्र को केल्विन चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? केल्विन चक्र, या केल्विन बेंसन चक्र भी लिखा हो सकता है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे C3 चक्र क्यों कहा जाता है? इसे C3 चक्र क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन है कि इसके अंदर बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रथम स्थायी उत्पाद है, स्टेबल प्रोडक्ट है, प्रथम स्थायी उत्पाद जो है, प्रथम स्थायी उत्पाद में क्या कार्बन होते हैं? प्रथम स्थायी उत्पाद में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? C3 चक्र कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? C3 चक्र कहने का रीजन क्या है? इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन वाला होगा, मतलब उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3 कार्बन होंगे। चलो, कौन सा होता है प्रथम स्थायी उत्पाद? अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो होता कौन सा है, तो आंसर देना आपको 3-PGA। 3-PGA पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी देखने को मिलेगी? 3 देखने को मिलेगी। इतनी चीज याद रख लोगे। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, C3 चक्र सभी पादपों में पाया जाता है। C3 चक्र सभी पादपों में पाया जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है। यानी कि इस धरती पर कोई सा भी प्लांट आपको दिख रहा है, C3 चक्र उसमें होगा ही होगा। कोई सा भी पादप, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 पादप हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर C3 प्लांट है तो उसमें C3 चक्र होगा, या C4 प्लांट है तो उसमें C4 चक्र होगा। गलत बात है। C3 चक्र सभी पादपों में मिलेगा। C3 चक्र धरती पर जितने भी प्लांट्स है उन सब के अंदर मिलेगा, चाहे वो प्लांट C3 प्रकार का हो, चाहे वो प्लांट C4 प्रकार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C3 चक्र विदाउट एक्सेप्शन सभी पादपों के अंदर पाया जाता है। अब आपसे पूछ ले सर C3 पादप कौन से होते हैं, तो आपके आसपास जितने भी लगभग पादप दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? C3 पादप है। आपके आसपास जितने भी पादप दिखाई दे रहे हैं वो लगभग क्या है? आपके C3 पादप है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लिख दूं, राइस, वीट और टोमेटो, राइस, वीट और टोमेटो, है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? C3 प्लांट है।
लेकिन आप बस इतना याद रखो कि लगभग जो आपके आसपास पादप दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, C3 पादप है। C4 पादप की अगर मैं बात करूं ना कि कौन कौन से पादप C4 पादप है, ये आप यहीं पे याद रख लो। C4 पादप में केवल 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। हाँ, हो सकता है और C4 प्लांट हो, हमें कोई मतलब नहीं उनसे, है ना। आंख बंद करे मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो तो कर लो। C4 पादप में मैं जो 3 प्लांट्स बताऊं वही याद रखो, और वो 3 प्लांट्स को याद कैसे रखेंगे, एसएमएस से। कैसे याद रखेंगे, एसएमएस से। एसएमएस से मतलब एक हो जाएगा आपका सुगर कैन, सुगर कैन यानी कि गन्ना। एम से हो जाएगा आपका मेज यानी कि मक्का, और एक बार और ऐसा आ रहा है जिससे आ जाएगा आपका सोरगम यानी कि जवार। ये C4 पादप में केवल 3 पादप याद रखने हैं, इसके अलावा कोई प्लांट आपको दिखे वो C3 प्लांट है। कोई भी पादप आपको इन तीनों के अलावा दिखे वो C3 प्लांट है। C4 में बस ये 3 एग्जांपल याद रख लो, सुगर केन, मेज, सोरगम, गन्ना, मक्का, जवार। याद रख लोगे, गन्ना, मक्का, जवार। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक है एसएमएस, है ना। सुगर केन, मेज और सोरगम, ये C4 पादप है। बाकी सारे के सारे C3 प्लांट्स होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? जितनी बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, क्या ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हैं या नहीं? इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक चीज, ये जो C14 है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये भी लिख लें। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे C3 चक्र कैसे होता है, इसे ग्लूकोज कैसे बनता है, क्या C3 चक्र होता कैसे है वो अपन देखेंगे। इसको एक बार लिख लो, लिख लिया, चलो मिटा दो। अब आप देखने वाले हैं C3 चक्र को विस्तार से। C3 चक्र बहुत आसान है, एकदम दिमाग में सेट कर दूंगा, केवल और केवल 5 से 7 मिनट जो है वो अपना फुल कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगा दो, आपको C3 चक्र का कोई सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम में, गारंटी से कह रहा हूं। सबसे पहले जो C3 चक्र होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। C3 चक्र में 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का ऐड होना। अगर CO2 ऐड होती है तो उसे अपन कहते हैं कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण, ठीक बात है। जैसे भी कार्बोक्सिलीकरण में CO2 निकल जाती है, वैसे कार्बोक्सिलीकरण में CO2 ऐड होती है। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है इसमें रिडक्शन, अपचयन, और तीसरा स्टेप होता है इसमें रीजनरेशन यानी कि पुनर्निर्माण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बस सुनते जाओ, है ना। धैर्य बना करके रखें और दिमाग को खुला रखें। चीजें मेरी जिम्मेदारी है आपको एक एक दिमाग में सेट करने की। मैंने अभी केवल इतना कहा है कि यहां पर C3 चक्र के 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। याद रख लोगे, केवल इतना याद रखना, इसके बियॉन्ड नहीं सोचना, सुनते जाओ। C3 चक्र के अंदर 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। पहला स्टेप होता है कौन सा? पहला स्टेप होता है इसमें कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेशन। ध्यान से सुनो, होता क्या है, यहां पे एक सुगर है जिसका नाम क्या है, एक सुगर है जिसका नाम है RUBP। इस सुगर का नाम आप सबके दिमाग में सेट होना चाहिए। अभी केवल इतना काम करो, RUBP, ये क्या है, एक सुगर है, एक शर्करा है, RUBP। याद रख लोगे, RUBP शर्करा है। पूरा नाम क्या है इसका सर? पूरा नाम लिख लो, राइबुलोज, राइबुलोज, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम।
आरयूबीपी शुगर का पूरा नाम राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट, याद रख लोगे। ये एक शुगर है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये जो आरयूबीपी शुगर है ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर कहने का मतलब इसके अंदर 5 कार्बन है। पेंटोज का मतलब होता है इसके अंदर 5 कार्बन है। कार्बन की संख्या कितनी है इस शुगर में? 5 कार्बन है। जैसे ग्लूकोज एक शुगर है तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं साहब? 6 कार्बन होते हैं। वैसे ये एक आरयूबीपी शुगर है और इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहेंगे। दूसरी बात, ये कीटोज शुगर है, मतलब कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? कितनी बातें? 3 बातें। सबसे पहले शुगर का नाम आरयूबीपी, पूरा नाम राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, इस वजह से क्या हो गई? पेंटोज। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन, इस वजह से कौन सी शुगर? कीटो शुगर। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन सर हम तो C3 चक्र पढ़ रहे थे। बिल्कुल C3 चक्र ही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा C3 चक्र के अंदर पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 ऐड होती है पहले स्टेप में, तो वो जो CO2 ऐड होगी वो इसी शुगर में होगी। ये जो पहला स्टेप है ना कार्बोक्सिलेशन या CO2 का ऐड होना, ये CO2 किसके साथ जुड़ेगी? किसके साथ ऐड होगी? वो इस आरयूबीपी शुगर के साथ ऐड होगी। मतलब ये जो आरयूबीपी शुगर है इसके साथ क्या होगा? ये जो आरयूबीपी शुगर है इसके साथ क्या होगी? CO2 ऐड होगी। आरयूबीपी शुगर के साथ क्या हो जाएगा? CO2 ऐड हो जाता है। अच्छा सर, ये आरयूबीपी शुगर के साथ जो CO2 ऐड होता है ये ऐसे ही हो जाता है, मतलब सीधे CO2 ऐड हो जाता है? नहीं, इसके लिए रुबिस्को एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे ये आरयूबीपी शुगर और यहाँ पे हमें चाहिए रुबिस्को एंजाइम। क्या चाहिए? रुबिस्को एंजाइम। क्या चाहिए? रुबिस्को एंजाइम। अब इसके अंदर रुबिस्को के अंदर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबुलेज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। लिख लोगे? इतना नाम तो सेम ही है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, आगे कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। मैं लिखूंगी तुम लिख लोगे। इसको बिठा दूं मैं एक बार, इसको इधर लिख देंगे अपन। इसका जो पूरा नाम है आरयूबीपी को मैं लिख रहा हूं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये इसका पूरा नाम है। ये किसका पूरा नाम है? रुबिस्को एंजाइम का पूरा नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। सर ये काम तो कार्बोक्सिलेशन का कर रहा है, लेकिन इसके पीछे तो ऑक्सीडेज भी आ रहा है। क्या ये ऑक्सीडेशन भी करता है, ऑक्सीजन भी ऐड करता है? बिल्कुल। ये रुबिस्को एंजाइम जरूरी नहीं है सिर्फ CO2 को ही ऐड करेगा, ये ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। कब करेगा वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है। और क्या बात ध्यान में रखनी है रुबिस्को की एक और बात ये ध्यान रखनी है कि ये धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम या अपन कह सकते हैं प्रोटीन है। एंजाइम या अपन कह सकते हैं प्रोटीन है। ठीक है, और क्या याद रखना है इसके बारे में? ये हरित लवकों की कुल प्रोटीन का 16% है। और क्या याद रखना है इसके बारे में? यहां पे लिख दूं? चलो, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है हरित लवकों की कुल प्रोटीन का 16% है। यहां पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं एक एक चीज की जानकारी आपको बता रहा हूं। अगर C3 चक्र बताना होता तो मैं सीधे इसके अंदर 3 स्टेप होते, 3 नाम मुझे लिखने थे, मैं लिख देता। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया आरयूबीपी शुगर की पूरी जानकारी। अब मैं आपको रुबिस्को एंजाइम की पूरी जानकारी दे रहा हूं। भाग के कहां जाना,
कहीं नहीं जाना। सवाल कहीं से भी पुटअप हो सकता है, आपको एक एक चीज पूरी ध्यान से सुनना है। मैंने रुबिस्को एंजाइम के बारे में 3 चीजें बताई। पहली चीज, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ये इसकी फुल फॉर्म। दूसरी चीज मैंने कहा कि रुबिस्को एंजाइम धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है। और तीसरी मैंने बात बताई कि हरित लौकों के अंदर जो टोटल प्रोटीन है उसके अंदर 16% क्या होता है, रुबिस्को होता है। 16% क्या होता है, रुबिस्को होता है। याद रख लोगे इस चीज को? जी सर, याद रख लें। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर इसके अंदर बनेगा, क्या बनेगा, अब यहां से बनेगा इसका प्रथम स्थायी उत्पाद। यहाँ पे याद रखने वाली चीज आई नहीं, अब याद रखने वाली चीज आई नहीं। मुझे बताओ C3 चक्र के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया, C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला 3PGA बनता है। 3 कार्बन वाला 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यानी कि इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, 3PGA बनता है। ये क्या है, प्रथम स्थायी उत्पाद। इसकी बात हम कर चुके हैं, इसके बाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, 3PGA बनता है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, RUBP के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। एक CO2 यहाँ पे क्या हुई, ऐड हुई, एक CO2 यहाँ पे क्या हुई, ऐड हुई। और ये जो स्टेप है, इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। RUBP में CO2 का ऐड होना और 3PGA बढ़ जाता है, मतलब ये स्टेप जो पहला स्टेप है इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे 3PGA के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए सर, कितने, क्या आपने अभी तो बताया कि 3PGA के अंदर जो है वो 3 कार्बन होते हैं। 3PGA के अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे C3 चक्र कहते हैं। ठीक बात है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, RUBP के अंदर 5 कार्बन और एक कार्बन ये ऐड हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 6 होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 ही कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पे 3PGA के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, है ना, 2 अणु हैं, तब जाके 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3PGA के यहाँ पे 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। एक एक चीज को समझते जाओ। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर आता है सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुन। सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे, इसको कैसे बनाऊं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है ना, सेकंड स्टेप के अंदर होता है रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन होता है। C3 चक्र का दूसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। और इसके अंदर अपचयन होने से इसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3-फॉस्फो, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 3-फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, या फिर अपन कह सकते हैं ट्रायोज फोस्फेट, ट्रायोज फोस्फेट। ये इसका सेकंड स्टेप है ना, ये इसका सेकंड स्टेप है। यहां पे क्या हुआ, सेकंड स्टेप में रिडक्शन, फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप में रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ट्रायोज फोस्फेट। अब यहां पर ये जो चीज बनी, इससे जो है वो, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन। ये तीसरा स्टेप हो जाएगा रीजनरेशन। तीसरा स्टेप कौन सा हो जाएगा, रीजनरेशन। ये 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं। कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप, यानी कि CO2 का ऐड होना। सेकंड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन। और थर्ड स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर 2 ATP ये खा जाएगा, 2 ATP खा जाएगा और इससे बना देगा 2 ADP। यानी कि जो रिडक्शन वाला स्टेप है इसमें 2 ATP खा जाएगा और 2 ये NADPH खा जाएगा, 2 ये क्या खा जाएगा, NADPH खा जाएगा और उससे 2 NAD बना देगा, 2 NADP बना देगा।
यानी कि दूसरे स्टेप में ये 2 एटीपी और 2 NADPH का प्रयोग कर लेता है। क्या कर लेता है? 2 एटीपी और 2 NADPH का प्रयोग कर लेता है। और ये 2 एटीपी और 2 NADPH कहां से आई? लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी और NADPH बने वो यहां से आए और इसका इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया और इससे यहां से फाइनली जो है वो एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। फाइनली एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। कितना? केवल एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। केवल एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। अच्छा सर, एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ, इसका मतलब हमें कितने कार्बन स्थिरीकृत करने हैं? हमें बनाना है ग्लूकोज। हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के एक अणु में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका होता है? ग्लूकोज का। यानी कि ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं, तो हमें ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए 6 कार्बन स्थिरीकृत करने पड़ेंगे। हमें ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए 6 कार्बन स्थिरीकृत करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितना कार्बन स्थिरीकृत हुआ? एक केल्विन साइकिल से एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। एक C3 चक्र से एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। मतलब एक अणु ग्लूकोज बनाने हेतु, एक अणु ग्लूकोज हेतु हमें 6 C3 चक्र की आवश्यकता होगी। हमें 6 C3 चक्र की आवश्यकता। दिख रहा आपको? देखो, हमें 6 C3 चक्र की आवश्यकता होगी। क्या ये बात आप समझ पाए? एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ। इस पूरे प्रोसेस में एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन स्थिरीकृत करने पड़ेंगे। मतलब कितने केल्विन साइकिल चलाएंगे तब जाके 6 कार्बन बनेंगे। एक ग्लूकोज का अणु बनेगा, 6 केल्विन साइकिल चलाने पड़ेंगे। ठीक है सर, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है रीजनरेशन, यानी कि पुनर्निर्माण। यानी कि RUBP तो पुनः बनानी है, RUBP का निर्माण भी तो पुनः करना है। क्यों सर? क्योंकि अगली बार फिर से तो साइकिल करना पड़ेगा। यही साइकिल सेम 6 बार तो एक ग्लूकोज अणु बनाने में करना पड़ रहा है, तो ये साइकिल वापस रिपीट भी तो करना है, तो RUBP का पुनर्निर्माण भी करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी ये एक ATP खा जाता है। इसके अंदर भी ये क्या हो जाता है? एक ATP खा जाता है। एक ATP का प्रयोग करके यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? ADP बना दिया जाता है। ठीक है, तो एक ATP थर्ड स्टेप में लग जाती है, यानी कि रीजनरेशन वाले में, और 2 ATP और 2 NADPH सेकेंड स्टेप यानी कि रिडक्शन वाले में लग जाती है। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं मुझे बताइए। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं मुझे बताइए। ये आपका C3 चक्र कंप्लीट है। ये आपका कंप्लीट C3 चक्र है। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का ऐड होना। CO2 किसमें ऐड करनी है? RUBP शुगर में। RUBP शुगर में 5 कार्बन होते हैं, एक CO2 ऐड करेंगे 6 कार्बन होंगे। इससे जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो 3PGA बनेगा, और 3PGA के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो इसके 2 अणु बन जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, यानी कि इस स्टेप में 3PGA से यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CWH से क्या बन रहा है? CHO बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन कम होते हैं तो रिडक्शन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया भाई, एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब ये क्या है? एक रिडक्शन है। दूसरे स्टेप में क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, और इसके अंदर 2 ATP चले जाते हैं, 2 NADPH चले जाते हैं। फाइनली यहां से एक कार्बन स्थिरीकृत होता है। फाइनली यहां से एक कार्बन स्थिरीकृत होता है, और हमें जो है एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए 6 कार्बन स्थिरीकृत चाहिए। मतलब एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन, यानी कि RUBP शुगर का पुनः निर्माण किया जाता है, और एक ATP इसमें भी खर्च हो जाती है। ये पूरा का पूरा स्टेप है। 3 स्टेप के अंदर C3 चक्र कंप्लीट हो जाता है, और ऐसे ऐसे 6 C3 चक्र बनेंगे तो हमारा ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या? ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, वो हमें मिल जाएगा। इसको
नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिए। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूं, C3 चक्र में क्या होता है। देखो C3 चक्र में क्या होता है, हम क्या इनपुट देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हम क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। वहां से हमने एक CO2 दी तब जाके एक कार्बन स्थिरीकृत हुआ, मतलब हम 6 CO2 देंगे, हम 6 CO2 देंगे तो 6 कार्बन स्थिरीकृत होंगे, जिससे एक ग्लूकोज का अणु मिलेगा, यानी कि C6H12O6 मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो 6 CO2 हमें देना पड़ेगा तब एक ग्लूकोज का अणु मिलेगा। अच्छा, अब एक ग्लूकोज के अणु में कितनी ATP देनी पड़ेगी, तो एक चक्र के अंदर हम 3 ATP दे रहे हैं, 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, एक चक्र में हम 3 ATP दे रहे हैं और एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 चक्र चाहिए, यानी कि 6 × 3 18 ATP हमें चाहिए, यानी कि 18 हमें यहाँ पे ATP देनी पड़ेगी, जिससे 18 ATP निकल जाएंगे। अच्छा, एक C3 चक्र में 2 NADPH की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब 6 C3 चक्र में 12 NADPH की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 12 हमें क्या देने पड़ेंगे, NADPH देने पड़ेंगे, तब जाके 12 क्या मिलेंगे, NADP मिलेंगे। तो एक ग्लूकोज अणु के अंदर ये इनपुट और आउटपुट रहता है, और ये सारणी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये सारणी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बैठा दो इसको, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बैठा दो। चल, अब अपन बात करेंगे रूबिस्को की। मैंने एक चीज बताई कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। फुल फॉर्म क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, CO2 के साथ भी ऐड हो सकता है रूबिस्को, और ऑक्सीजन के साथ भी ऐड हो सकता है, दोनों के साथ ऐड हो सकता है। चल, अब इसको अपन समझेंगे कि अगर ये दोनों के साथ ऐड हो सकता है तो यहाँ पे इसने CO2 को ही ऐड कैसे किया, यहाँ पे ये O2 को भी तो ऐड कर सकता था। सोचा इस बात को कि भाई अगर रूबिस्को एंजाइम है वो CO2 से भी जुड़ सकता है, O2 से भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे इसने CO2 को ही क्यों ऐड किया, O2 को ऐड कर देता तो, या फिर O2 को ऐड क्यों नहीं किया, तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम CO2 व O2 दोनों के साथ जुड़ सकता है, CO2 व O2 दोनों के साथ जुड़ सकता है, दोनों के साथ जुड़ सकता है, लेकिन CO2 के साथ इसकी बंधुता ज्यादा होती है। तो कारण समझ में आ गया, CO2 के साथ इसकी बंधुता क्या होती है, ज्यादा होती है, CO2 के साथ इसकी बंधुता ज्यादा होती है। भाई O2 के साथ भी जुड़ सकता है, CO2 के साथ भी, लेकिन सबसे ज्यादा जुड़ किसके साथ सकता है, CO2 के साथ, इसलिए इसने क्या किया, वहां पे CO2 को ऐड किया। ये पॉइंट समझ में आया कि CO2 को ही क्यों ऐड किया। ठीक है, चल, अब एक चीज है, लेकिन लिखेंगे आप नोट करके, लेकिन उच्च तापमान व उच्च प्रकाश तीव्रता, लेकिन उच्च तापमान व उच्च प्रकाश तीव्रता में, देखो ये मैं पहले लिखवा देता हूं फिर आपको समझाऊंगा, तो कोई चीज अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए तो हड़बड़ी नहीं करनी, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, पहले लिख लेना तो। लेकिन उच्च तापमान व उच्च प्रकाश तीव्रता में पौधों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने हेतु रंध्र बंद हो जाते,
जिस कारण गैसों का आदान प्रदान भी नहीं होता, जिस कारण गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाता है, गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाता है। ठीक है, दंडबद्ध हो जाते हैं जिस कारण गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाता है। और इससे पादप के अंदर CO2 की सांद्रता पादप के अंदर CO2 की सांद्रता से CO2 की सांद्रता कम, वह ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पौधों को। ठीक है, परिणाम स्वरूप पौधों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं, या फिर इसको और अच्छे से लिखिए, अगर O2 की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे अब रुबिस्को के साथ O2 जुड़ेगी और परिणाम स्वरूप पौधों में, ये बार ध्यान मत देना भाई, इनका ऐसे चलता रहता है। चलो मैं लिख देता हूं, तब तक ये चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप पौधों में माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसे बजाते हैं, फिर मैं लिख नहीं पाता, होता ही डिस्टर्ब। परिणाम स्वरूप पौधों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप पौधों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बात आपको लिखनी है। यहाँ पे मैंने जितनी बात लिखी, क्या वो किसी के समझ में आई? यहाँ पे जितनी बात मैंने लिखी, क्या वो किसी के समझ में आई? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर टाइम नहीं दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझो। पहले इसको एक बार पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। मैंने कहा कि जो रुबिस्को एंजाइम है, उस रुबिस्को एंजाइम के साथ वो रुबिस्को एंजाइम RUBP के साथ CO2 को भी ऐड कर सकता है। ध्यान से सुनो। रुबिस्को एंजाइम RUBP के साथ CO2 को भी ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। दोनों क्षमताएं उसके पास होती है। रुबिस्को के पास दोनों क्षमता होती है कि वो CO2 को भी ऐड कर सकता है और O2 को भी ऐड कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, वो CO2 को ऐड करता है, और जब वो RUBP के साथ CO2 को ऐड करता है तब होता है C3 चक्र। अगर वो RUBP शुगर के साथ CO2 को ऐड करेगा तब C3 चक्र होगा। क्लियर है ये बात? RUBP शुगर के साथ CO2 को ऐड करेगा तब कौन सा चक्र होगा? C3 चक्र। लेकिन यहाँ पर इस RUBP के साथ ये O2 को भी तो ऐड कर सकता है, तो O2 को ऐड कब तक नहीं करेगा भाई? क्योंकि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, इसकी बंधुता CO2 के साथ ज्यादा है,
तो जब तक अगर दोनों बराबर मात्रा में भी रहेंगे तब तक वो CO2 को ऐड करेगा। अगर CO2 और O2 की मात्रा दोनों बराबर भी रहेगी तब तक भी वो CO2 को ऐड करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता, इसकी बंधुता ज्यादा किसके साथ है? CO2 के साथ। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ध्यान से सुनो, अगर प्रकाश ज्यादा हो गया, तापमान ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? अगर प्रकाश ज्यादा हो गया तब क्या होगा? जो रंध्र है वो रंध्र वाष्पोत्सर्जन को रोकने के हेतु बंद हो जाएंगे। भाई हाई टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में रंध्रों से जो है वो जल निकलता है, तो पौधों में जल की कमी हो जाती है। तो उस जल की हानि से बचने हेतु पौधे क्या करते हैं? रंध्र को बंद कर देते हैं। अब आपको पता है कि रंध्रों के दो काम है, एक तो वाष्पोत्सर्जन करना, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा रंध्र एक और काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। रंध्रों का दो काम है, एक तो वाष्पोत्सर्जन और दूसरा गैसों का आदान प्रदान करना। तो अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो ये दोनों काम बंद हो जाएंगे। अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और गैसों का आदान प्रदान होता रहेगा। अगर रंध्र बंद होंगे तो दोनों काम ही बंद होंगे। और यहाँ पे उच्च प्रकाश या उच्च तापमान की कंडीशन में रंध्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनको वाष्पोत्सर्जन रोकना है। तो अगर वाष्पोत्सर्जन रोकना है और रंध्र बंद कर दिए तो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाएगा। और अगर गैसों का आदान प्रदान रुक जाएगा तो अंदर CO2 या O2 कुछ भी नहीं आ पाएगा। अंदर CO2 या O2 कुछ नहीं आ पाएगा, न तो बाहर से अंदर CO2 आ पाएगी, न बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ पाएगी। तो अब क्या होता है? अंदर प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई। जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई और CO2 की इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लिया तो CO2 की मात्रा कम होगी। यानी कि इस कंडीशन से, इन सब झमेले से अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत बढ़ गई और CO2 की सांद्रता बहुत कम हो गई। ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई और CO2 की सांद्रता बहुत कम हो गई। और अब अगर ये कंडीशन आ गई तो अब रूबिस को न चाहते हुए भी RuBP के साथ O2 को ऐड करना पड़ेगा। उसको न चाहते हुए भी उसको RuBP के साथ O2 को ऐड करना पड़ेगा। और जब RuBP के साथ O2 ऐड होता है उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं, मुझे बताएं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा रूबिस्को एंजाइम RuBP के साथ CO2 को भी ऐड कर सकता है, O2 को भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये CO2 को करता है क्योंकि इसकी बंधुता CO2 के साथ ज्यादा है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर एक कंडीशन आती है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में पौधा चाहेगा कि उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, यानी कि जल की हानि कम से कम हो। और वाष्पोत्सर्जन करता कौन है? रंध्र करता है। तो वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए रंध्र को बंद कर देगा, उस तापमान में रंध्र को बंद कर देगा। और रंध्र को बंद करने की वजह से यहां पर एक काम और रुक जाएगा। वो काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाएगा। और अगर गैसों का आदान प्रदान रुक गया मतलब न बाहर से अंदर CO2 आ सकती है, न बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ सकती है। अच्छा, अब अंदर क्या हुआ? अंदर प्रकाश संश्लेषण की वजह से ऑक्सीजन पैदा हो रही है, CO2 का प्रयोग कर रहा है पौधा। तो अंदर की तरफ पौधे में CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। और अब जब CO2 के 20-25 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के हजारों मॉलिक्यूल है तो रूबिस्को को न चाहते हुए भी RuBP की शुगर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। और जब RuBP शुगर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वो जो प्रक्रिया होती है आगे की तरफ वो प्रकाश श्वसन कहलाती है। दो कंडीशन है, अगर RuBP शुगर के साथ CO2 जुड़ रही है तब तो C3 चक्र होगा, लेकिन RuBP शुगर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तब वो क्या हो जाएगा? प्रकाश श्वसन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? प्रकाश श्वसन हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन के बारे में कि प्रकाश श्वसन क्या होता है। लगभग तो आपको क्लियर ही हो गया कि RuBP शुगर के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे अपन प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलो ये यहां से अपन लिख सकते हैं प्रकाश श्वसन, हेडिंग लगा सकते हैं आप। प्रकाश श्वसन के बारे में बताया मैंने सारी बातें, प्रकाश श्वसन। ठीक है, ये सारी चीजें प्रकाश श्वसन के बारे में ही हैं। अब थोड़ा सा अपन इसको और डिटेल में जानते हैं। हटा दो इसको। चलो,
हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आरयूबीपी शुगर है। और इस आरयूबीपी शुगर के साथ अगर ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन का एडिशन कर दें तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जब आरयूबीपी शुगर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो एक तो बनता है 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो C3 चक्र में भी बना था, और एक बनता है इसमें 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। आरयूबीपी शुगर में कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, हमें आपने पहले बता दिया। 3PGA में सर 3 कार्बन होते हैं, C3 चक्र में बनता है, तो इसके अंदर कितने कार्बन बच जाएंगे भाई, 5 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 2 कार्बन। मतलब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। इस वजह से जो प्रकाश श्वसन होता है, इस वजह से जो प्रकाश श्वसन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, C2 चक्र भी कहते हैं। इस वजह से इसे अपन C2 चक्र भी कहते हैं। याद रख लो, इतनी बात को याद रख लोगे कि जो प्रकाश श्वसन होता है इसको C2 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 2 कार्बन वाला 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो सर यहाँ पे तो 3PGA भी बनता है, तो मैं इसको क्या C3 चक्र कह दूं? कॉमन सेंस। ये नाम पौधे ने थोड़ी दिए यार, पौधे के अंदर कहीं थोड़ी लिखा हुआ है कि ये मेरे अंदर C3 चक्र हो रहा है और मेरे अंदर C2 चक्र हो रहा है, ये हमने ही नाम दिए हैं। पौधे के अंदर तो रिएक्शन प्रक्रियाएं चलती रहती है, हमने अपने समझने के लिए ये चीजें की है, इस चीज को मत बोलना आप। तो C3 चक्र तो हमने उसको नाम दे दिया, तो अब इसको C3 चक्र तो नहीं दे सकते ना दोबारा, इसको C2 चक्र दे दिया। 2 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको C2 चक्र नाम दे दिया, है ना। तो इतना ज्यादा भी दिमाग अगर कोई लगा रहा है तो वो गलत बात है, ठीक है। चलो, अब ये प्रकाश श्वसन जो है ना ये एक हानिकारक प्रक्रिया, ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, प्रकाश श्वसन एक हानिकारक प्रक्रिया है, ये पौधे में फायदा नहीं करेगी, ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। कैसे है आगे मैं बताऊंगा, ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। मतलब अगर आरयूबीपी शुगर के साथ CO2 जुड़ रही है तब तो C3 चक्र और उससे ग्लूकोज बनेगा, मतलब वो तो पौधे के लिए बेनिफिशियल। लेकिन अगर इसी आरयूबीपी शुगर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इससे प्रकाश श्वसन होगा और ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। क्यों हानिकारक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज नहीं बनेगा, इसमें ग्लूकोज नहीं बनेगा। जो एक कार्बन स्त्रीकृत हुआ उस स्त्रीकृत कार्बन को भी ये हवा में फेंक देगी, वायु में उड़ा देगी और एटीपी भी खा जाएगी। मतलब बहुत सारे नुकसान है, प्रकाश श्वसन का कोई फायदा है ही नहीं। प्रकाश श्वसन क्या है, एक हानिकारक प्रक्रिया है। पौधे नहीं चाहते कि उसके अंदर प्रकाश श्वसन हो, लेकिन ये तो जबरदस्ती हो जाते हैं ना, वो इनकी मजबूरी है कि प्रकाश श्वसन हो जाता है, बाकी ये नहीं चाहते कि इनके अंदर प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब प्रकाश श्वसन की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश श्वसन के अंदर ये जितना भी काम हुआ ना, ये काम किसके अंदर हुआ, ये काम हुआ किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। ये काम किसमें हुआ, क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया है ये 3 ऑर्गेनेलीज, 3 कोशिकांगों में होती है। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, पेरोक्सिसोम, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पेरोक्सिसोम, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया, याद रख लोगे इसको। चलो, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट हैं इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ग्लाइकोलेट, ठीक है। ग्लाइकोलेट के बाद प्रोडक्ट बनते जाते बनते जाते बनते जाते बनते जाते हैं और फाइनली यहाँ पे बनता है ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट से यहाँ पे क्या बन जाता है, आरयूबीपी शुगर। तो यानी कि इसके अंदर जो स्टेप बीच वाले हैं ना कि कौन सा इंटरमीडिएट कहाँ पे बनता है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि आरयूबीपी शुगर के साथ O2 जुड़ती है, जिसकी वजह से
2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का इसके अंदर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसे C2 चक्र कहते हैं। एक बात तो ये याद रखनी। दूसरी बात ये याद रखनी कि प्रकाश श्वसन 3 कोशिकांगों में होता है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 कोशिकांग है जिनके अंदर प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ गए? इतनी बातें समझ गए? ठीक है। अब अगली बात, आपने कहा सर हानिकारक प्रक्रिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से यहाँ पे ये CO2 को उड़ा देता है। मतलब एक कार्बन जो स्त्रीकृत हुआ उसको इसने क्या कर दिया? उड़ा दिया। कार्बन को स्त्रीकृत करने में कितनी एटीपी चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, और उस स्त्रीकृत कार्बन को ये यूं ही उड़ा रहा है। मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है कि एक कार्बन को स्त्रीकृत करने में कितनी एनर्जी लगती है। तो एक तो इसने स्त्रीकृत कार्बन को उड़ा दिया। दूसरा, जब ग्लिसरेट से RuBP बढ़ता है तो यहाँ पे ये एक एटीपी भी खा जाता है। यहाँ पे ये एक एटीपी भी खा जाता है। मतलब प्रकाश श्वसन जो है ये CO2 को भी उड़ा लेता है, एटीपी को भी खा जाता है, और दोनों काम इसके अंदर क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। दोनों काम क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो ये हानिकारक क्यों है? क्योंकि स्त्रीकृत कार्बन को CO2 के रूप में निकाल देता है, वह एटीपी भी खर्च हो जाती है, वह एटीपी भी खर्च हो जाती है। ये बात लिख लोगे? ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहा। ठीक है, तो प्रकाश श्वसन हानिकारक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि स्त्रीकृत कार्बन को CO2 के रूप में उड़ा देता है, ये रहा, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का भी खर्च कर लेता है। ठीक है, चल अब एक बात और, इसकी वजह से C3 पादपों की उत्पादकता 25% कम हो गई। 25% कम हो गई, मतलब 25% ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती थी C3 पादपों की, लेकिन बीच बीच में प्रकाश श्वसन ने घपला कर दिया, बीच बीच में RuBP से O2 जुड़ गई और स्त्रीकृत कार्बन को ये उड़ाता रहता है बीच बीच में, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात तुम समझ पाए या नहीं मुझे बताएं। इतनी बात समझ में आई? अभी तक हमने एक C3 चक्र पढ़ा है और एक C4 प्रकाश श्वसन पढ़ा है। दोनों बातें आपकी क्लियर हुई या नहीं मुझे बताएं। अब हम आएंगे C4 चक्र पे। अब हम पढ़ेंगे C4 चक्र। इसको मिटा दूं मैं? इसको मिटा दूं? चल, C4 चक्र। C4 चक्र क्या होता है या C4 पादप क्या होता है? देखो, जो C3 पादप हैं, इन बेचारों का एक सबसे बड़ा दुख क्या है कि इनके अंदर जो है वो प्रकाश श्वसन हो जाता है। पादप ये नहीं चाहते कि उनके अंदर प्रकाश श्वसन हो, लेकिन उनके अंदर प्रकाश श्वसन हो जाते हैं। सारे के सारे पादप C3 पादप हैं और इनके अंदर बीच बीच में क्या हो जाता है? प्रकाश श्वसन हो जाता है। ये इनका सबसे बड़ा दुख है। अब C3 पादपों में से कुछ पादपों को इतना गुस्सा आ गया, इससे इतना गुस्सा आ गया, इतने मतलब परेशान हो गए कि इन्होंने उद्द विकास रूप से ये एक अलग ही पादप विकसित हो गए। मतलब C3 पादपों में से ही कुछ पादप ऐसे थे जो C4 पादप के तौर पे अपन के सामने आ गए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो C3 प्लांट है, उन C3 प्लांट में प्रकाश श्वसन हो रहा था। सारे प्लांट्स दुखी थे, सारे प्लांट्स हताश थे कि यार ये प्रकाश श्वसन का दुख कब खत्म होगा। ठीक है, तो इनमें से सारे तो लगभग भेड़ चाल की तरह सोचते रहे, लेकिन कुछ एक जो हिम्मतदार थे, जो जज्बे वाले थे, वो C3 से अलग हो गए। C3 से अलग हो गए मतलब वो कहीं दूसरी जगह निकल गए? नहीं, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप की, उद्विकासीय रूप से वो अलग हो गए, इवोल्व हो गए। इवोल्व का मतलब समझते हो? उद्विकासीय रूप से विकसित हो गए। उन्होंने अपने अंदर एक अलग संरचना विकसित कर ली और वो C3 से एक अलग रूप में सामने आए, और इस प्रकार से सामने आए कि अब उनके अंदर प्रकाश श्वसन जैसी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा।
एक बार मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं। C3 पादपों में से ही कुछ पादप प्रकाश श्वेषण से बचने हेतु उद्विकाशीय रूप से अलग हुए इन्हें C4 पादप कहा जाता है। ये लाइन आप इसको कनेक्ट करने के लिए लिखेंगे। ये जो मैं बीच में छोटी छोटी लाइनें लिखवा रहा हूं, ये कनेक्ट करने के लिए लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको प्रकाश श्वेषण के अंदर जो एक बड़ी सी लाइन लिखवाई, वो आप एनसीईआरटी पढ़ना, वो आप आरकेएससी की किताब पढ़ लेना, वो आप किसी और की ऑथर की बुक पढ़ लेना, कहीं पे नहीं मिलेगी। वो मेरी खुद की एक टेक्निक से बनाई हुई लाइन है, मेरी खुद की। मतलब ये नहीं है कि मैंने ही बनाया सारा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखाया है ना, वो लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो एक मेरी सोच, मेरी खुद की समझ के आधार पर वो लाइनें विकसित की गई ताकि बच्चे को समझ में आए, बच्चा लिंक कर पाए, उस चीज को समझ पाए। वो लैंग्वेज बनाई गई। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आप अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को? चलो ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, फिर अपन पढ़ते हैं C4 चक्र के बारे में। C4 चक्र हेडिंग लगाएंगे, C4 चक्र। सबसे पहले तो इसको हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं, हैच स्लेक चक्र, हैच स्लेक चक्र कहते हैं। दूसरा C4 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 4 कार्बन वाला होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है और उसका नाम क्या है? OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक चीज वहां पे मैं लिखवाना भूल गया पीछे, आपसे पूछ ले कि C3 चक्र में प्राथमिक CO2 ग्राही कौन होता है? C3 चक्र में प्राथमिक CO2 ग्राही कौन होता है? बताओ कौन होता है? RuBp शुगर। सबसे पहले CO2 कौन जोड़ता है? किसके साथ जुड़ती है? RuBp शुगर के साथ। तो यहाँ पे आप वहां पे कहीं नोट करके लिख लेना कि C3 चक्र में प्राथमिक CO2 ग्राही RuBp शुगर होती है। रख लोगे याद और लिख लोगे? पक्का कंफर्म है? जरूर लिख लेना, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर। C4 चक्र को हैच स्लेक चक्र कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए C4 चक्र कहते हैं। 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो जाता है। इनमें एक विशेष अनुकूलन पाया जाता है, इनमें एक विशेष, ऐसे लिखेंगे, हटा दो सब। इन पादपों की पत्तियों में, इन पादपों की पत्तियों में एक विशेष अनुकूलन क्रेंज शारीरिकी, उस विशेष अनुकूलन का नाम क्या है? क्रेंज शारीरिकी। इन पादपों की पत्तियों में एक विशेष अनुकूलन पाया जाता है जिस कारण C4 पादपों में प्रकाश श्वेषण नहीं होता। C4 पादपों में प्रकाश श्वेषण नहीं होता। C4 पादपों में प्रकाश श्वेषण नहीं होता। तो आपसे पूछ ले प्रकाश श्वेषण कौन से पादपों में होता है? केवल C3 पादपों में होता है, C4 में होता नहीं है प्रकाश श्वेषण। C4 पादप अलग भी C3 से इसलिए हुए ताकि उनमें प्रकाश श्वेषण नहीं हो, ठीक है। तो प्रकाश श्वेषण C4 पादपों में कभी नहीं होता, C3 पादपों में होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है क्रेंज शारीरिकी। सर ये क्रेंज शारीरिकी क्या होती है?
C4 पात्रों के अंदर क्रेंज सारिणिकी पाई जाती है। अब मुझे बताइए क्रेंज सारिणिकी क्या होती है? क्रेंज सारिणिकी क्या होती है? देखो, क्रेंज सारिणिकी का मतलब होता है, क्रेंज सारिणिकी का मतलब होता है माला या सेल्स की व्यवस्था, या सेल्स की व्यवस्था। मतलब इसके अंदर कोशिका की व्यवस्था एक माला की तरह होती है। कैसे? इसके अंदर जो अंदर की तरफ जो सहवनीय बंडल है, अंदर की तरफ जो सहवनीय बंडल है, उसके बाहर जो है वो ऐसे इस प्रकार से माला की तरह यहाँ पे इसके अंदर ऐसे कोशिका विकसित हो जाती है। और ये जो कोशिका होती है ये मोटी भित्ति युक्त कोशिका होती है, मोटी भित्ति युक्त कोशिका होती है, मोटी भित्ति युक्त कोशिका होती है। ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार से एक और प्रकार की सेल्स पाई जाती है। समझ गए मेरी बात को? तो ये बीच में क्या हो जाएंगे? सेवनीय पुल हो जाएंगे। ये बीच में क्या हो जाएंगे? सेवनीय पुल। और सेवनीय पुल के चारों ओर ये जो कोशिकाएं हैं, ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं, इनको कहते हैं पुल आच्छद कोशिका, पुल आच्छद कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स। और ये वाली जो कोशिका जो इसे बाहर की तरफ है, इसे बोलते हैं पर्ण मध्युतर कोशिका, पर्ण मध्युतर या मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स। ये जो चीज है ना, ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इसे बोलते हैं क्रेंज सारिणिकी। ये जो चीज है इसे क्या बोलते हैं? क्रेंज सारिणिकी बोला जाता है। समझ गए क्रेंज सारिणिकी क्या होता है? क्रेंज सारिणिकी का मतलब समझे या नहीं मुझे बताएं। समझ गए? इतनी बातें समझ गए हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको समझाता हूं C4 चक्र। अब मैं आपको C4 चक्र बताऊंगा। और C4 चक्र के अंदर मैं आपको कैसे बताऊंगा? देखो, एक मैं यहाँ पे ये कोशिका लूंगा, कौन सी? ये वाली, यानी कि पुलाच्छद कोशिका। और एक मैं यहाँ पे कौन सी लूंगा? बंडल शीथ सेल। समझ गए? इन दो कोशिकाओं के अंदर C4 चक्र चलेगा। C4 चक्र इन दो कोशिकाओं में चलता है, एक बंडल शीथ सेल और दूसरी मीजोफिल सेल, पुलाच्छद कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका। इसको बताऊं या छोड़ूं? बताओ सर, छोड़ोगे? चलो, अब C4 चक्र को अपन समझेंगे कि कैसे C4 चक्र में प्रकाश श्वसन नहीं होता, कैसे C4 चक्र में प्रकाश श्वसन हो ही नहीं सकता और ग्लूकोज बढ़ जाता है। बता दो। चलो, अब मेरे पास दो कोशिका है, मेरे पास दो कोशिका है। एक मेरे पास ये सेल है और दूसरी मेरे पास ये सेल है। एक मेरे पास ये सेल है, एक मेरे पास ये सेल। ये जो सेल है ये मीजोफिल सेल, ये सेल मीजोफिल सेल है। और ये जो सेल है ये बंडल शीथ सेल है। यानी कि हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, मीजोफिल सेल को पर्ण मध्योतक कोशिका और बंडल शीथ सेल को पुलाच्छद कोशिका। ये पुलाच्छद कोशिका जस्ट सहवनीय बंडलों के बाहर की तरफ है और सबसे बाहर ये मीजोफिल सेल है। तो अब ये जो है ये मोटी भित्ति युक्त होती है, ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं, वहां पे मैंने बताया भी था कि ये मोटी भित्ति युक्त होती है। इससे क्या होगा सर? मोटी भित्ति युक्त होने से क्या होगा? एक और मोटी भित्ति युक्त होती है और दूसरा अंतरकोशिकीय अवकाश भी नहीं होते, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। ठीक है, ये दोनों वजह से ये गैसों के लिए क्या होगी? अपारगम्य, गैसों हेतु अपारगम्य, गैसों के लिए ये क्या है? अपारगम्य है। ठीक है, गैसों के लिए क्या है? अपारगम्य। मतलब इसके अंदर CO2 नहीं जा सकती, इसके अंदर O2 नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये मोटी भित्ति युक्त होती है, क्योंकि इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश भी नहीं है कि
अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब दो बंडल शीत सेल के बीच में गैप है, वहां से प्रवेश कर जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस वजह से ये गैसों के लिए अपारगम्य है। तो यहाँ पर ये जो RuBp शुगर है, इसके अंदर इस RuBp शुगर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? इस RuBp शुगर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि ये जो सेल हैं ये गैसों के लिए अपारगम्य है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन अगर अंदर आ ही नहीं सकती तो आ ही नहीं सकती तो जुड़ेगी कैसे? ज्यादा बोल दिया क्या? आ ही नहीं सकती, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बंडल शीत सेल मोटी भित्ति युक्त होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश भी नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो क्या इसमें से गैसें आ जा सकती हैं? नहीं जा सकती, न आ सकती न जा सकती। और अगर इसमें गैसें नहीं आ सकती तो इसके साथ O2 ऐड नहीं होगी, और O2 ऐड नहीं होगी तो प्रकाश शोषण नहीं होगा, प्रकाश शोषण नहीं होगा। मतलब प्रकाश शोषण से तो ये कंफर्म है इसके अंदर होगा ही नहीं। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है बताओ? एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है? यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ O2 अंदर नहीं आएगी, O2 के रोकने के चक्कर में CO2 भी रुक गई। और अगर इस RuBp शुगर के साथ CO2 भी नहीं जुड़ी तो C3 चक्र नहीं होगा, C3 चक्र नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम प्रयास ये कर रहे थे कि ये प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया ना हो, और इस चक्कर में हमने क्या कर दिया? बंडल शीत सेल की भित्ति को मोटी बना लिया, और मोटी बना लिया तो अब इसके अंदर O2 आ नहीं सकती। ये तो काम हम करने में समर्थ हो गए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे झमेला ये हो गया कि अब CO2 भी नहीं आएगी, और अगर CO2 भी नहीं आ पाएगी तो RuBp के साथ CO2 नहीं जुड़ेगी, मतलब C3 चक्र नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो ये तो दिक्कत हो गई ना यार, प्रकाश श्वसन के चक्कर में यहाँ पे जो है वो C3 चक्र भी रुक गया है ना। अच्छा, तो अब क्या करें? अब क्या करें? देखो, ये जो सेल है मेसोफिल सेल, ये जो मेसोफिल सेल है इसके अंदर तो ऑक्सीजन आ सकती है, इसके अंदर तो ऑक्सीजन आ सकती है, इसके अंदर तो CO2 आ सकती है ना। इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर मोटी भित्ति वगैरह कुछ नहीं है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो CO2 जल के साथ अभिक्रिया करती है और H2CO3 के रूप में अंदर आती है। ये क्या होता है? H2CO3 क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। H2CO3 के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। ठीक है सर, H2CO3 के रूप में यहाँ से CO2 अंदर आ सकती है। अब ये जो H2CO3 है इसमें से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, एक H प्लस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? HCO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, अब इसके अंदर कौन सी शुगर है? RuBp शुगर। बंडल शीत सेल में कौन सी शुगर होती है? RuBp शुगर। मेसोफिल सेल के अंदर कौन सी शुगर होती है? पेप शुगर होती है। मेसोफिल सेल के अंदर कौन सी शुगर होती है? पेप शुगर होती है। और यहाँ पर इस पेप शुगर के साथ ये HCO3 के रूप में CO2 ऐड हो जाती है, और इससे जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 3 कार्बन की होती है, ये 3 कार्बन की होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? पेप्टेज कहेंगे। सर आपने तो बहुत जल्दी जल्दी समझा दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल मैं दोबारा समझा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ध्यान से सुना आपने। मैंने ये कहा कि RuBp शुगर के अंदर CO2 ऐड होने के लिए है नहीं, क्योंकि अंदर आ नहीं सकता। लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर, इसके अंदर तो प्रोसेस करवाओ, इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है। हाँ सर, इसके अंदर तो आ सकती है मेसोफिल सेल में। इसके अंदर मैंने कहा CO2 और जल ने अभिक्रिया करी और H2CO3 के रूप में अंदर आ गई। अब इस H2CO3 में से एक H प्लस निकल गया तो पीछे बचा बाइकार्बोनेट आयन। इस बाइकार्बोनेट आयन के अंदर CO2 है, बिल्कुल है सर। अब यहाँ पर इस मेसोफिल सेल के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम है पेप। उसका नाम क्या है? पेप। समझे मेरी बात को? इस मेसोफिल सेल के अंदर जो शुगर है उसके अंदर वो शुगर कौन सी है? पेप शुगर है। और अब ये जो शुगर है इसके साथ CO2 ऐड होगा। भाई जैसे RuBp शुगर का CO2 ऐड होता है वैसे इसमें पेप के साथ CO2 ऐड होगा।
और इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि C4 चक्र में प्राथमिक CO2 ग्राही कौन होता है? भाई C3 चक्र में तो आपने देख लिया कि प्राथमिक CO2 ग्राही RuBP सूत्र है, लेकिन आपसे पूछ ले C4 चक्र में प्राथमिक CO2 ग्राही कौन है? पेप सुगर। और एंजाइम कौन सा भाग लेता है? पेपकेस। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि C3 में RuBP सुगर और रुबिस्को थे, वैसे ही इसमें पेप और पेपकेस है। याद रख लोगे, पेप का पूरा नाम फोस्फोइनोल पाइरुवेट है। पेप का पूरा नाम क्या है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और यहाँ पर पेपकेस की उपस्थिति में यहाँ पे CO2 ऐड होती है। और ये आप सबको पता है कि C4 चक्र में 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इससे बनेगा मैलिक एसिड। क्या बनेगा? मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का होगा, इससे क्या बनेगा? मैलिक एसिड। इसको ऐसे लिख दूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना मैलिक एसिड। बन गया? बन गया कि नहीं बना, बताओ? बन गया सर। इसके अंदर कितने कार्बन है सर? इसके अंदर सर 4 कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन इसके पास थे, एक कार्बन CO2 ऐड होने से 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मैलिक एसिड इसके अंदर प्रवेश करता है। ये जो मैलिक एसिड है ना, ये मैलिक एसिड इस बंडल शीथ सेल में प्रवेश कर जाता है, और मैलिक एसिड में से पाइरुवेट तो इधर निकल गया, पाइरुवेट तो इधर निकल गया, और CO2 इधर निकल गई, CO2 इधर निकल गई। मतलब ये इतना जो जमेला हमने किया ऊपर वाला, वो किसके लिए किया? इसके अंदर CO2 लाने के लिए। समझे मेरी बात को? ये ऊपर वाला जो मीजोफिल सेल के अंदर जितना कचरा मैंने किया, वो किस लिए किया? इस बंडल शीथ सेल में CO2 लाने के लिए। और अब हम फाइनली क्या कर चुके हैं? बंडल शीथ सेल में CO2 ला चुके हैं, और पाइरुवेट को हम इधर निकाल चुके हैं। पाइरुवेट के अंदर कितने कार्बन सर? पाइरुवेट के अंदर सर 3 कार्बन होते हैं, और पाइरुवेट से फाइनली फिर वापस क्या बन जाएगा? पेप बन जाएगा। एक एटीपी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, एक एटीपी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, अब RuBP सुगर के साथ CO2 जुड़ गया, मतलब यहाँ के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 3PGA बनेगा। 3PGA के बाद में यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ पे रिडक्शन से बनेगा, और रिडक्शन से वापस रीजनरेशन होगा, RuBP बन जाएगी। यानी ये C3 चक्र आपका चलता रहेगा, और इससे एक कार्बन क्या हो जाएगा? आपका स्थिरीकृत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा C4 चक्र है। पेप का मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। पेप का नाम है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और ये जो है ये C4 चक्र का प्राथमिक CO2 ग्राही है। याद रख लोगे, प्राथमिक CO2 ग्राही है। C4 चक्र का प्राथमिक CO2 ग्राही है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? प्राथमिक स्थायी उत्पाद। C4 चक्र का प्राथमिक स्थायी उत्पाद कौन सा हो जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको क्लियरली? या कुछ चीजें छोटी हो गई है, दिख रही होगी? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि दोबारा बताओ? कुछ भी नहीं है, आसान है। हमने ये जो ऊपर जो जितना भी तामझाम किया, ये हमने इसलिए किया ताकि इस बंडल शीथ सेल में CO2 आ सके, क्योंकि बाहर से तो आ नहीं सकती इस वाली कंडीशन की वजह से। तो इसके अंदर CO2 लाने के लिए ये सारा काम मीजोफिल सेल का होता है। ये काम मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल के अंदर CO2 आती है, और सबसे पहले CO2 पेप के साथ जुड़ती है। पेप सुगर होती है इसके अंदर प्राथमिक CO2 ग्राही। पेप सुगर के साथ CO2 जुड़ती है, और इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। फिर ये मैलिक एसिड के रूप में जो है वो बंडल शीथ सेल में प्रवेश करता है। मैलिक एसिड में से पाइरुवेट निकल गया 3 कार्बन का, एक CO2 यहाँ पे RuBP के साथ ऐड हो गई, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, याद रखना ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट C3 चक्र है। पूरा का पूरा एग्जैक्ट C3 चक्र है, जिससे आगे ग्लूकोज बनेगा। समझ गए मेरी बात को? लेकिन इसके अंदर एक खास बात यह है कि अब इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए ये C4 चक्र। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक एटीपी खर्च हो जाती है पाइरुवेट से पेप बनते वक्त, क्योंकि इसमें फोस्फो जुड़ रहा है। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लो। हटा दो इसको, हटा दो। चलो अब कुछ चीजें
जैसे कि आपको मैं अगर कहूं कि C4 चक्र में दोहरा कार्बोक्सिलीकरण होता है, तो क्या इस बात को आप समझ पाए? भाई C3 चक्र में तो एक ही बार कार्बोक्सिलीकरण होता है RuBP के साथ CO2 का एडिशन, लेकिन यहाँ पे C4 चक्र में 2 बार कार्बोक्सिलीकरण हुआ। एक मेसोफिल सेल के अंदर पेप शुगर के साथ CO2 ऐड हुई और एक बंडल शीथ सेल में RuBP शुगर के साथ CO2 ऐड हुई। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि C4 चक्र में दोहरा कार्बोक्सिलीकरण होता है। C4 चक्र में दोहरा कार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी कि 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। दोहरा कार्बोक्सिलीकरण होता है। पहला कार्बोक्सिलीकरण कौन सा होता है? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में कैसे होता है? प्राथमिक जो CO2 ग्राही होती है वो कौन होती है? पेप शुगर होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है बंडल शीथ सेल में, यानी कि पुलाच्छद कोशिका में, बंडल शीथ सेल में। और इसके अंदर जो प्राथमिक CO2 ग्राही होता है वो क्या होता है? RuBP शुगर। याद रख लो कि इसने ये आसान चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। अब कुछ बातें और लिख दो C4 चक्र के बारे में। C4 पादप में C3 पादप की तुलना में एक कार्बन को स्थिरीकृत करने हेतु 2 ATP की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। 2 ATP की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। कहां पड़ती है अतिरिक्त आवश्यकता? बताओ। अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि भाई C4 साइकिल में एक कार्बन को स्थिरीकृत करने के लिए एक एटीपी अतिरिक्त आवश्यकता कहां कहां पे पड़ती है? मतलब 2 ATP अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, वो कहां पे पड़ेगी? बताओ 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 बताओ। चलो इतनी बातें क्लियर। कहां पे पड़ती है इसका आंसर नहीं दिया आपने। भाई जब पाइरुवेट से वापस पे पड़ता है फोस्फेनोल पाइरुवेट, वहां पे भी तो एटीपी लगती है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं है और क्या, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे कि मैं अगर बात करूं इधर बंडल शीथ सेल की, इधर मैं बात करूं बंडल शीथ सेल की, और इधर मैं बात करूं यहाँ पे मेसोफिल सेल की, तो इसके बारे में कुछ इनकी विशेषता है वो अपन लिख लेते हैं। जैसे कि बंडल शीथ सेल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, RuBP शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्टेज क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है, पेप्टेज यहाँ पे एब्सेंट होता है। वैसे ये चीजें आपको पता है, फिर भी अपन लिख देते हैं। और इसमें केवल डार्क रिएक्शन होगी, इसमें केवल डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। और बंडल शीथ सेल के बारे में बात करूं तो इसके अंदर ग्रेना एब्सेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है, और मोटी भित्ति युक्त होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जस्ट अपोजिट कर लो, इसके अंदर पेप शुगर पाई जाती है और इसके अंदर पेप्टेज पाया जाता है, पेप्टेज पाया जाता है। रुबिस को इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी? केवल लाइट रिएक्शन होगी। जस्ट इसके अपोजिट कर दो, यहाँ पे केवल लाइट रिएक्शन होगी और यहाँ पे ग्रेना क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा, ग्रेना यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ये बातें नोट कर लो, इतनी बातें नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा C3 चक्र
C4 चक्र और प्रकाश श्वसन, सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा बचा हुआ है कैम साइकिल। एक लास्ट और बच गया था भाई, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर मैंने कहा हम पढ़ेंगे C3 C4 और कैम साइकिल। अब अपन पढ़ेंगे कैम साइकिल, और कैम साइकिल के अंदर मैं आपको जो 2-3 बातें बताऊं वो आपको याद रखनी है। बता दो इसको। चलो अब हेडिंग लगाएंगे कैम साइकिल या कैम चक्र। कैम साइकिल, ये जो कैम साइकिल होता है, ये कैम साइकिल जो मरुस्थल के अंदर पौधे मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके अंदर कैम साइकिल देखने को मिलता है। मतलब ये एक अलग प्रकार का साइकिल है C3 C4 से कैम साइकिल। और जो कैम प्लांट्स होते हैं उनकी एक खास बात है कि उनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। हिंदी में बात करूं तो तिमिर सक्रिय रंध्र, आया समझ? हिंदी 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 तिमिर सक्रिय रंध्र क्या होता है बताओ? इससे बढ़िया तो स्कोटो एक्टिव रंध्र कह दो तो सही नहीं है, और कहोगे हिंदी का। कैम साइकिल, कैम साइकिल सबसे पहले तो होता किसमें? ये मांसल मरुस्थलीय पौधों में होता है। मांसल मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। मांसल मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। कौन कौन से मरुस्थलीय पौधे हैं? तो आपसे अगर मैं बात करूं तो एक तो हो जाएगा ओपियंसिया यानी कि नागफनी, एक हो जाएगा आपका सीडम, एक और लिख लो पाइनएप्पल। ये जो पौधे होते हैं जो डाइयूरेनल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो है वो देखने को मिलता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इनमें स्कोटो एक्टिव रंध्र पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ स्कोटो एक्टिव रंध्र का? बताया था मैंने कल, इनमें स्कोटो एक्टिव रंध्र पाए जाते हैं। स्कोटो एक्टिव रंध्र का मतलब है कि ऐसे रंध्र जो रात में खुले रहते हैं, ठीक है? रात में खुले हुए, दिन में क्या होते हैं? बंद होते हैं। उन्हें अपन स्कोटो एक्टिव रंध्र कहते हैं। बाकी नॉर्मली जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं? फोटो एक्टिव। जो दिन में खुले रहते हैं, प्रकाश में खुले रहते हैं, वो तो फोटो एक्टिव। लेकिन जो रात में खुले रहते हैं उसे अपन कहते हैं स्कोटो एक्टिव रंध्र। ठीक है, चलो भाई, इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। मिटा दूं? चल, अब 10-15 मिनट का गेम बचा है बस। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों से पहले अपन इससे रिलेटेड एक नियम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम, ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ये नियम क्या कहता है? ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ये नियम क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर 2 या 2 से अधिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर 2 या 2 से अधिक कारक प्रभावित कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस कारक पर निर्भर करेगा जिसकी मात्रा कम हो। समझे मेरी बात? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से दिमाग खुला रख के समझो, आएगा समझ। किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 या 2 से अधिक कारक प्रभावित कर रहे हैं तो वो अभिक्रिया
किस पे डिपेंड करेगी? जिस कारक की मात्रा सबसे कम है उस पर डिपेंड करेगी। उस अभिक्रिया का या वेग या दर कह दो, वो जिसकी मात्रा सबसे कम है उस कारक पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे पहले परिभाषा बताऊं कि कोई भी, ऐसे लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि दो या दो से अधिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, दो या दो से अधिक कारक प्रभावित करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग उस कारक पर निर्भर करेगा, जिसकी मात्रा न्यूनतम। ये तुम समझ सकते हो, बच्चे तो हो ही नहीं, आसान सी परिभाषा है, ऐसा कुछ है नहीं लिस्ट कि समझ में नहीं है, फिर भी मैं समझा दूं। देखो एक बार परिभाषा को ध्यान से पढ़ो। देखो जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने कारक प्रभावित कर रहे हैं? उसमें सनलाइट भी है, उसमें क्लोरोफिल भी है, उसमें जल भी है, उसके अंदर CO2 भी है। तो उसके अंदर चारों में से कौन सा कारक उसको प्रभावित करेगा? जैसे मैं दो पकड़ूं, एक पकड़ूं मैं प्रकाश और एक पकड़ूं मैं CO2, तो इसमें से कौन इस अभिक्रिया का दर निर्धारित करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका वेग? अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा CO2 पे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की मात्रा कम थोड़ी है, प्रकाश तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं। CO2 एक सीमाकारी कारक की तरह काम करता है, समझ गए? CO2 एक सीमाकारी कारक की तरह काम करेगा, क्योंकि CO2 की मात्रा फिक्स है, लिमिटेड है, एक टाइम के बाद CO2 खत्म है ना। तो यहाँ पे CO2 एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करेगी, तो इसलिए रिएक्शन भी किस पे डिपेंड करती है? सीमाकारी कारक पे डिपेंड करती है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उस पर डिपेंड करती है। समझ गए? चलो 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 चलो, अब आप हेडिंग लगाएंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें दो प्रकार के कारक हो सकते हैं, एक बाह्य कारक हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और एक आंतरिक कारक हो सकते हैं। पहले अपन क्या पढ़ेंगे? बाह्य कारक, कि ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाह्य कारक हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक बढ़ाते हैं, कौन कौन से कारक घटाते हैं। पहला जो है फैक्टर वो है प्रकाश। पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। और प्रकाश के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्न प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश की समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन ये चीज थी निम्न प्रकाश तीव्रता पर, लेकिन कुल प्रकाश का 10% भी उपलब्ध होने पर, यानी कि टोटल जो सनलाइट है उसका 10% भी अगर धरती पे आ गया, कुल प्रकाश का 10% भी उपलब्ध होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर संतृप्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण की दर संतृप्त, सैचुरेटेड, संतृप्त हो जाती है। ठीक है? अब भले कितना ही प्रकाश पढ़ो, अब ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाएगी, नहीं। अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझो। जैसे कि इधर है प्रकाश की तीव्रता, ये इधर अपन ले लेते हैं
एक तरफ अपन लेंगे प्रकाश की तीव्रता और एक तरफ अपन लेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं प्रकाश की तीव्रता और यहाँ में ले लेता हूं प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। ये प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की तीव्रता का 10% भी उपलब्ध हो गया उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण की दर संतृप्त हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद कितनी प्रकाश तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का ग्राफ है जो आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, प्रकाश के अंदर हम देख सकते हैं प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता कि कौन सी क्वालिटी की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये हमें पता है रेड एंड ब्लू लाइट। ये हम देख चुके हैं कि रेड एंड ब्लू लाइट में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस बात को भी नोट करेंगे, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ? चलो फिर अगला फैक्टर पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा प्रकाश, अब हम पढ़ेंगे CO2। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर CO2। हेडिंग लगाएंगे CO2। हेडिंग मतलब क्या? दूसरा बाह्य फैक्टर है। CO2। अब मैंने क्या कहा, CO2 एक सीमाकारी कारक की तरह काम करेगी, क्योंकि CO2 की मात्रा अनलिमिटेड नहीं है। हवा में या वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% या 0.04%। कितनी है? 0.03%। तो CO2 जो है यह एक सीमाकारी कारक है, याद रखना इस चीज। यह एक सीमाकारी कारक है। ठीक है, यह एक सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा अगर आपसे पूछे तो वो कितनी हो जाएगी? 0.03% से 0.04%। या अपन कह सकते हैं 300 से 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये इसकी मात्रा हो जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि C3 पादपों का संतृप्त बिंदु कितना है, और एक आपसे पूछ ले कि C4 पादपों का संतृप्त बिंदु सैचुरेशन पॉइंट कितना है। दोनों का अलग अलग। C3 प्लांट्स का संतृप्त बिंदु और C4 पादपों का संतृप्त बिंदु कितना है? कितना? C3 पादपों का है 360 या 450, इसका है 450 ppm और इसका है 360 ppm। अब यहां से एक चीज आप लिंक करो, क्या लिंक कर पाते हो? खुद दिमाग लगाओ, खुद क्लास में इन्वॉल्व हो, तब जाके आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्या चीज है देखो, अभी के समय की अगर मैं बात करूं तो C3 पादपों के लिए जो CO2 की सांद्रता है वो C3 पादपों के लिए सीमाकारी कारक की तरह काम करेगी। समझ में आया कुछ? मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान समय में, अभी के समय में C3 पादपों का संतृप्त बिंदु कितना है? 450 ppm, और वायुमंडल में अवेलेबल CO2 की मात्रा कितनी है? 300 से 400 ppm। यानी कि इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही। इसको चाहिए कितनी? 450 है, कितनी? 400 या 300। इस वजह से C3 पादपों का जो संतृप्त बिंदु है उससे CO2 की मात्रा कम है, लेकिन C4 पादपों का संतृप्त बिंदु 360, यानी कि ठीक इसी रेंज में। इस वजह से वर्तमान समय में जो ये CO2 की सांद्रता है ये किसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है? C4 पादपों को, और इस कारण C4 पादपों की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। ये बात भी मैंने बताई कि C4 पादपों की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो इसका संतृप्त बिंदु है बिल्कुल ये CO2 की सांद्रता में फिट बैठ रहा है। लेकिन C3 पादपों के लिए ये CO2 की सांद्रता एक सीमाकारी कारक की तरह काम कर रही है। इसके लिए और अगर होगी तो बढ़िया रहेगा।
तो अगर भविष्य में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो C3 पादपों को फायदा होगा, C3 पादपों की उत्पादकता बढ़ेगी। समझे मेरी बात को? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसका संतृप्त बिंदु 450 तक है, तो जहां तक ये 450 तक आएगी तब तक इसका जो है वो संतृप्त बिंदु, मतलब इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, कुल मिला के फायदा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो आप नोट करके। अभी के समय उपलब्ध CO2 की सांद्रता C3 पादपों के लिए सीमाकारी कारक की तरह कार्य करती है, कारक की तरह कार्य करती है। भविष्य में यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है, भविष्य में यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो C3 पादपों को फायदा होगा, C3 पादपों को फायदा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और ऐसे नहीं है कि बढ़ती जाए, नहीं, कितनी बढ़नी, CO2 की सांद्रता कितनी बढ़ती हो जानी, 0.05% तक, है ना। इससे ज्यादा हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, पूरी CO2 हो जाएगी। 0.05% तक बढ़े तब तक ठीक है। इसलिए जो मतलब हरित गृह होते हैं ना, उनके अंदर जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये C3 पादप है, और इनके लिए CO2 की मात्रा वायुमंडल में तो कम है, इसलिए उनको वहां पे एक्स्ट्रा जो है CO2 की सांद्रता देकर के प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाया जाता है। इसे CO2 फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऊपर वाले को मिटा दूं मैं, और मुझे कुछ लिखना है, जगह नहीं है मेरे पास। इसके जस्ट नीचे आपको एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं मैं, CO2 फर्टिलाइजेशन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं मिटा रहा हूं, अब हेडिंग लगाओ CO2 फर्टिलाइजेशन या CO2 उर्वरण क्या होता है। CO2 उर्वरण, इंग्लिश में बात करूं तो CO2 फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर आपको लिखना है कि हरित गृह में C3 पादपों कौन कौन से, जैसे कि मैं बात करूं हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, ये जो C3 पादप हैं, C3 पादपों को CO2 की सांद्रता ज्यादा देकर प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? CO2 उर्वरण या CO2 फर्टिलाइजेशन। भाई C3 पादपों के लिए वैसे भी बाहर तो है नहीं CO2, इसलिए यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा CO2 दे करके प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाते हैं, इसे CO2 फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए? चलो चलो नेक्स्ट जो बाह्य कार्य के अंदर आ जाएगा, पहला था प्रकाश, दूसरा था CO2, तीसरा हो जाएगा तापमान। तापमान, टेम्परेचर। अगर C3 पादपों की बात करूं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये इनके लिए इष्टतम तापमान होता है। C3 पादपों के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान होता है, और C4 पादपों के लिए अपन कह सकते हैं 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों के लिए इष्टतम तापमान होता है। यहां तक इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तब प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम सही से कार्य नहीं करेंगे, एंजाइम सही से कार्य नहीं कर पाते। ये बात आपको लिखना है। ठीक है, चलो हो गए मेन जो बाह्य फैक्टर थे। और तो क्या बचा? हाँ, जल, जल की बात कर लेते एक और। जल, जल के अंदर मैंने बताया है वैसे कि कुल अवशोषित
जल का 1% से भी कम भाग, 1% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। मतलब ये कभी सीमाकारी कारक हो ही नहीं सकता। जल है ना, ये कभी सीमाकारी कारक नहीं हो सकता, ये कभी सीमाकारी कारक नहीं हो सकता, क्योंकि जितना पानी जड़ें एब्जॉर्ब करती है उसका ये 1% से भी कम भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में लेती है। तो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये कभी सीमाकारी कारक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ये बाह्य फैक्टर जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आंतरिक कारकों की। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? आंतरिक कारक भाई, पत्ती में पर्णहरित की संख्या कितनी है? पहला अगर अपन बात करें तो पर्णहरित की संख्या, इस पे भी तो डिपेंड करता है। पर्णहरित की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ही ज्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। पर्णहरित की संख्या ज्यादा, प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा। दूसरा फैक्टर, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जितने ज्यादा होंगे प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि अंदर पहले से प्रकाश संश्लेषी उत्पाद की मात्रा अगर ज्यादा है तो फिर और अधिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, फिर और अधिक बनाने का कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तीसरी चीज इसको इफेक्ट करती है कि आंतरिक CO2 सांद्रता कितनी है, पौधे के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? आंतरिक फैक्टर हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब केवल 5 मिनट की बची है हमारी क्लास, तो कोई भी छोड़ के ना जाए। एक लास्ट टॉपिक है, रोबोट इमर्सन प्रभाव। सुना है आपने? इमर्सन प्रभाव, एक तो रोबोट इमर्सन का एनहेंसमेंट इफेक्ट और एक रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये दो हम पढ़ेंगे। इसको मिटा दो मैं। चलो 5 मिनट, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को अपन ने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले रोबोट इमर्सन, रोबोट इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट, एनहेंसमेंट इफेक्ट। रोबोट इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या कहता है? ये इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि जैसे मेरे पास ये परखनली, और इस परखनली के अंदर, इस परखनली के अंदर मेरे पास कोई एक शैवाल है। शैवाल भी एक पादप है, शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये जो मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर शैवाल है, ये मेरे पास जो शैवाल है, सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर 680 नैनोमीटर का प्रकाश डालता हूं तो प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पे मुझे x अमाउंट प्राप्त होता है। भाई जब मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पे कुछ उत्पाद बनेगा, भोजन बनेगा, तो वो उस भोजन का अमाउंट कितना है? x अमाउंट है। फिर यहाँ पे मैं कहता हूं कि मैं इसी के ऊपर मैं 700 नैनोमीटर का जब प्रकाश डालता हूं, 700 नैनोमीटर का जो मैं प्रकाश डालता हूं वही शैवाल है, तो यहाँ पे मुझे जो है वो y अमाउंट मिलता है। मुझे यहाँ पे कितना मिलता है? y अमाउंट मिलता है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर मैं x भी डालता हूँ, मतलब सॉरी 680 भी डालता हूँ, और मैं इसी के ऊपर 700 नैनोमीटर भी डालता हूँ, यानी कि मैं दोनों एक साथ डालता हूँ, दोनों एक साथ डालता हूँ। तो क्या होना चाहिए? 680 नैनोमीटर का डालूंगा तो x अमाउंट मिलेगा, 700 नैनोमीटर का डालूंगा तो y अमाउंट मिलेगा, यानी कि मुझे अब दोनों साथ में डालूंगा तो x प्लस y मिलना चाहिए। दोनों साथ में डालूंगा तो यहाँ पे मान लो मेरे को मिलता है z अमाउंट। ये जो z अमाउंट मिल रहा है, ये z अमाउंट मुझे कितना मिलना चाहिए? x प्लस y के बराबर, क्योंकि 680 से x मिला
700 से y मिला तो 680 से x और 700 से y दोनों को जोड़ूंगा तो z मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर दोनों एक साथ डालते हैं तो ये x प्लस वाई के बराबर नहीं मिल करके जो z अमाउंट है वो इससे ज्यादा मिलता है, और यही कहता है एनहेंसमेंट, बढ़ गया। अगर दोनों प्रकाश तीव्रता को एक साथ यहाँ पे डाला जाता है, उच्च और निम्न प्रकाश को एक साथ दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, यही इसका इफेक्ट है। ठीक है, यदि उच्च व निम्न दोनों प्रकाश एक साथ दिया जाए, दोनों प्रकाश एक साथ दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ये एनहांसमेंट का इफेक्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। याद रख लोगे, रॉबर्ट इमर्सन का इफेक्ट याद रख लोगे। ठीक है, नोट करो इसको। चलो बढ़ा दो। अगला है रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये भी इमर्सन का ही, इमर्सन का ये एक है इमर्सन का एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और एक होता है रेड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिरना। भाई एनहांसमेंट का होता है मतलब बढ़ना और ड्रॉप का मतलब गिरना, तो ये सेकंड वाला है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट ये भी किसका है, इमर्सन का ही है। इमर्सन क्या कहते हैं, इमर्सन के अनुसार यदि पादप को उच्च प्रकाश दिया जाए, पादप को उच्च प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है, क्योंकि उच्च प्रकाश में यानी 700 नैनोमीटर वाला उच्च प्रकाश में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट कार्य करता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट कार्य करता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। मतलब इसके अंदर नाम में सब कुछ पता चल जाएगा। एक तो इमर्सन का एनहांसमेंट इफेक्ट है, यानी कि एनहांसमेंट का मतलब बढ़ना, तो उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, और बढ़ती कब है, दोनों एक साथ दो। और दूसरा है रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन का ड्रॉप इफेक्ट, मतलब इसके अंदर घटेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, और घटेगी कब, जब आप केवल उच्च प्रकाश तीव्रता देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हम प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट कर चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हमारा एक चैप्टर बचा है, और चैप्टर का नाम क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन। उसको कब करेंगे, बहुत जल्द। ठीक है ना, तो जितनी चीजें आपको मैंने प्रकाश संश्लेषण में इन 2 क्लासों के अंदर बताई, एक आज की क्लास में, एक लास्ट क्लास में, पूरी शिद्दत के साथ पहले क्लास को समझना है, बीच में नहीं लिखना है। जब आप क्लास को समझ रहे हुए तो उस टाइम आप नोट्स नहीं बनाएंगे, इस चीज का विशेषकर ख्याल रखें। नोट्स मैं भी दे दूंगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मनी जानी बायोलॉजी नाम से, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप खुद भी बनाना चाहो तो क्लास के बाद बनाओ, क्योंकि लिखा हुआ बहुत पड़ा है, इस दुनिया के अंदर बहुत चीजें लिखी पड़ी हुई है, सब अपन याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य केवल और केवल चीजों को समझने का होना चाहिए। ठीक है ना, लिखने पे फोकस बाद में, पहले हमें क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप पहले क्लासों को समझे, उसके बाद आप लिखें। ठीक है ना, बाकी क्लासें कैसी लग रही हैं, आप कितनी क्लासें आपने देखी, कैसा कंटेंट लगा, सारी चीजें मुझे कमेंट में चाहिए, बता दोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।